Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. Today we are going to revise हाफ ईयरली सिलेबस. हाफ ईयरली मोस्ट प्रॉबेबली जो स्कूल्स हैं उसमें हाफ ईयरली में जो स्नैपशॉट बुक है उसमें आपके 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. तो आज हम उन्हीं को ही रिवाइज़ करेंगे. ठीक है, अगर आपके स्कूल में कोई और चैप्टर है इंक्लूडेड तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाय. ओके, चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो चैप्टर है उसकी समरी देखेंगे. द चैप्टर इज द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. इसमें हम की पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको अपने वर्ड्स याद रखने हैं, कौन से करेक्टर्स हैं. समरी तो पढ़ेंगे, उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो भी आपको बताऊंगी. हर चीज़ क्लियर हो जाएगी. The summer of the beautiful white horse is narrated 9-year-old Aram Gargulyan, a member of the Armenian community, living among a lush fruit orchard and a vineyard of California. इस स्टोरी में बात की गई है 2 कज़न्स की. एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद. अरम जो है वो और मुराद जो है ये दोनों बिलोंग करते हैं गार्गोलियन कम्युनिटी से, ट्राइब से. और ये जो ट्राइब है ये अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. अब एक बार क्या होता है, वन मॉर्निंग Aram is awakened before drawn by the older cousin Murad, who is thought and deemed by anyone except Aram and has been way with the animals. कहते हैं कि जो एक दिन क्या होता है, जो मुराद है ना वो किसके दरवाजे पे आता है, अरम के दरवाजे पे आता है. और उसका जो दरवाज़ा होता है उसको खटखटाता है, टैप्ड करता है. और क्या कहते हैं उसको, किसको उठाता है, किसको टैप करके उठा देता है, किसको उठाता है, अरम को उठा देता है. क्यों उठाता है वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, वो उसको उठा देता है. अब देखना ध्यान से. अब जो आपका मुराद था उसको एनिमल से बहुत प्यार था, उसकी एनिमल्स के साथ बड़ी बनती थी, एनिमल लवर था. ठीक है, तो वो क्या करता है, एक घोड़ा लाता है उसके गेट के सामने. पहले तो ना अरम को विश्वास नहीं होता कि है वाइट कलर का घोड़ा ले आया मुराद, ऐसा हो नहीं सकता. वो आंखें रब करता है क्योंकि वो बहुत पॉवर्टी स्ट्राइकन थे और उस टाइम पे, और आज भी घोड़े जो होते हैं वो बहुत मतलब आप कह लो महंगे होते हैं. तो उसके लिए एक ड्रीम था और वो अपनी डिज़ायर नहीं पूरी कर पाता था उस पर राइड करने की, इसलिए वो आंखें रब करता और विश्वास नहीं होता. फिर मुराद से बोलता है कि नहीं भाई, तो सपना नहीं देख रहा, ये रियल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास वाइट हॉर्स है. ठीक है, तो अरम इज़ astonished to see the Murad sitting in the beautiful white horse. Aram has always wanted to ride in the horse, but his family is too poor to afford one. However, Gargulyan family is noted not only for the poverty but also for its honesty. So it is unthinkable that Murad would have stolen the horse. कहते हैं कि जो गार्गोलियन फैमिली है वो जानी ही फेमस इसी चीज़ के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते थे, लॉयल होते थे. इसीलिए वो जो अरम होता है वो कहता है कि मुराद जो है वो घोड़ा चुरा के तो नहीं लाया होगा, पर कैसे ले आया वो सोचने लग पड़ता है. सो अरम फेल्ट दैट हिज ब्रदर कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स. उसने चोरी तो नहीं किया होगा. अरम वॉज इन्वाइटेड टू राइड ऑन द हॉर्स विद मुराद. अब मुराद से बोलता है चल घोड़े पे घुड़सवारी करते हैं. ठीक है, तो राइड इन द हॉर्स, एक बहुत छोटा लिखा है, मुझे दिक्कत बड़ी हो रही है इसको पढ़ने में. राइड ऑन द हॉर्स. द आइडिया अबाउट मुराद, द आइडिया यहाँ पे कहाँ पे थे, आइडिया अबाउट स्टीलिंग द हॉर्स ड्रेन अवे फ्रॉम द अरब माइंड्स. अब उसके माइंड से वो चला जाता है कि उसने घोड़ा चुराया भी होगा. एंड ही फेल्ट दैट ही वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल ही ऑफर टू सेल द हॉर्स. वो कहते हैं कि जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते तब तक हमने चोरी थोड़ा ना किया है, हमारे पास तो सेफ ही है ना. दे एन्जॉयड देयर राइडिंग्स ऑन द हॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत देर तक वो घोड़े पर घुड़सवारी करते हैं और मज़े लेते हैं. दे रोर एंड सॉन्ग्स, वो गाने गुने गाते हैं, मज़े करते हैं, पूरा इन्जॉय करते हैं. ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई फ्रेंड है वो केटीएम लेके आ जाए और आप बहुत खुश हो, आप उसे चला रहे हो. सिमिलर उनके टाइम पे वैसे ही हो रहा है. ठीक है, इट वॉज इफ दे वर समवेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड. उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो वर्ल्ड से कहीं दूर निकल गए हैं. दिस क्रेजी बिहेवियर ऑफ मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुशरौफ. अब जो मुराद है ना उसके फादर का नाम तो कुछ और है. ठीक है, जोराब का बेटा है मुराद, पर उसका जो बिहेवियर है वो किसके जैसा है, अंकल खुशरौफ के जैसा है. ठीक है, अरम सोचता है ऐसा कि अंकल खुशरौफ ना वो थोड़े से ऐसे मतलब पर्सन थे जो हर चीज़ पे बोल देते थे, पे नो टेंशन टू इट, कोई बात नहीं, इसको ध्यान मत दो. एक बार क्या होता है उनके, वो बार्बर के पास गए होते हैं मोस्टैच वगैरह ठीक कराने अपनी, अंकल खुशरौफ यहाँ पे बताया गया. ठीक है, तो उनका बेटा आता कहता है घर पे आग लग गई. वो कहते कोई बात नहीं, पे नो टेंशन टू इट. पर वो जो बार्बर है उसे कहता है कि देख तेरे घर पे आग लग गई, तू कह रहा है पे नो टेंशन. तो बोलते हैं कि ऐसे क्रेजी स्ट्रीक बोला जाता है इसको, क्रेजी स्ट्रीक. ठीक है, तो ऐसा ही कौन था, मुराद था. ठीक है, ध्यान देना. अब आगे चलो. The crazy behavior of Murad was considered to be the natural descendant from the uncle Khusraw, even though his father Janab was a practical man. जबकि उसके father बहुत practical man थे. The uncle Khusraw, even though he
एनॉमरस मैन हु वॉज ऑलवेज फ्यूरियस, जो आपके अंकल खुशरोवन का बिहेवियर बताया कि वो बहुत फ्यूरियस हैं, इम्पेशेंट है, इरिटेबल है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं. ही वुड रोर एंड स्टॉप एवरी वन फ्रॉम टॉकिंग टू से इन नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. हर एक को उनकी बातों को टोक देते, कहते कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, पे नो हार्म, कोई आपका नुकसान नहीं होगा. व्हेन ही सन वंस, यही मैंने आपको स्टोरी बता दी कि उसका बेटा आता है, घर पे आग लगी है, वो कहता है इनफ, नो हार्म. तो अलॉन्ग द टाइम मुराद वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स, अरम ऑल्सो वांटेड लॉन्गिंगली टू मूव, और या फिर उस पर जो है मूव करना चाहता था. अब एक बार क्या होता है कि जो एक पर्सन है हु इज़ नेम्ड एज जॉन बायरो. एक बार क्या होता है, अरम के घर पे अंकल खुशरौफ बैठे होते हैं और एक पर्सन आता है, फार्मर, रिच फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो. वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि मेरा ना एक वाइट कलर का हॉर्स है, वो गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ पे चला गया है. 1 मंथ से ज़्यादा, कई सारे वीक्स जो हैं वो हो गए हैं और वो अभी तक मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया. तो तब जो अंकल खुशरो वो कहते हैं कोई बात नहीं, घोड़ा ही तो था, मैं तो पैसे पे थूकता हूँ, स्पिट ऑन मनी, कोई बात नहीं, घोड़ा ही था, गुम हो गया तो क्या हुआ. वो कहता है कि तू तो सिटी ड्वेलर है, तेरे लिए सब कुछ कॉमन है पर मेरे लिए नहीं है. ठीक है, ये सारी बातें जो है उस टाइम पे अरम सुन रहा होता है और अरम जाता है मुराद के पास, उसे बताता है कि ऐसे ऐसे है. वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम 6 महीने भी सीख लेते हैं और बाद में हम रख देंगे. पर एक बार क्या होता है, एक दिन वो वाइन यार्ड पे मतलब डिजर्टेड वाइन यार्ड था, ठीक है, वहाँ पे वो घोड़े की घुड़सवारी कर रहे थे. अब क्या होता है कि एकदम से ना जो आपके जॉन बायरो वो वहाँ पे आ जाते हैं. तो फिर वो जो आपके मुराद होता है वो कहता है मुझे ना पर्सन्स को कैसे हैंडल करना है वो ज़्यादा पता है, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ. वो कहते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह, वो बातें करते हैं. वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे, गुड मॉर्निंग. तो ऐसे बातें करते हैं. फिर वो कहते हैं कि ये तो घोड़ा जो तुमने पकड़ा हुआ है मेरे घोड़े जैसा लग रहा है, क्या मैं इसके मुँह चेक कर सकता हूँ. वो मुँह खोलते हैं, उसकी टंग वगैरह चेक करते हैं, टीथ काउंट करते हैं, एक एक टीथ देखते हैं. वो कहते हैं कि ये घोड़ा सिमिलर मेरे घोड़े जैसा है, पर ये तुम्हारे पास है इसलिए मैं शक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो वेल नोन है अपनी ऑनेस्टी के लिए. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं ये कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है, पर अभी मैं ये कहूँगा कि ये घोड़ा मेरे घोड़े के ट्विन है. तो ये बातें उनके अंदर चल जाती हैं और ये चीज़ उनके दिमाग को इतनी हिट करती है कि वो थोड़ा अगले दिन जो है वो अपने बान से जो अपना घोड़ा है वो उठा के कहाँ पे रखाते हैं, जॉन बायरो के पास रखाते हैं और उन्हें रिटर्न कर देते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, फटाफट से सुनते जाइए. हमारे पास सबसे पहला आता है कि इस चैप्टर की थीम क्या है. द थीम ऑफ द चैप्टर इज द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिज़ायर. क्या है सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी, मतलब कि हमें हमेशा सच्चे बनना है चाहे हमें किसी चीज़ की जितनी भी डिज़ायर क्यों ना हो. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिज़ायर. उसके बाद कौन से करेक्टर्स हैं इसमें, अरम है, मुराद है, खुशरोव अंकल हैं. अरक कौन है, अरक है खुशरोव अंकल का बेटा, याद रखना. ज़ुराब कौन है, मुराद का पापा जी. उसके बाद जॉन बायरो कौन है, वही अंकल जिनका घोड़ा उन्होंने लिया था. और विजायन कौन है, ये आपका अर्मीनियन के नाम है, इसका मतलब है मेरा हार्ट. और ये नाम जब वो आपके जॉन बायरो पूछते किस घोड़े का क्या नाम है, तब वो जो है मुराद बोलते हैं किसका नाम ये है माई हार्ट. ठीक है, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, गार्गुलियन फैमिली से. क्रेजी स्टीक इसमें किसको कहा गया है, पॉवर्टी स्ट्राइकन थे, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे. डिसेंडेंट, लीव्ड, जंप आउट, वाइनयार्ड, बान, आर्मेनियन, रॉबिन बर्ड. अब देखना मुराद जो होता है ना, जब वो उसको बताने जाता है अरम कि हमारे घर में जॉन बायरो अंकल आए थे, ये वाली बातें, तो वो जो एक पक्षी होता है रॉबिन, उसके ना पंख मतलब हिले हुए थे और वो उड़ नहीं पा रहा था. तो जो मुराद था वो उसे ठीक करा था, जिससे पता चलता है कि वो एनिमल लवर था और काइंड भी था. सिटी ड्वेलर्स क्या होते हैं, जो बहुत अमीर रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं, वो होते हैं सिटी ड्वेलर्स. उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सस्पिशियस मैन. हाइंड क्या होता है, जब घोड़ा अपने पैर उठाता है उसे बोलते हैं हाइंड. स्वीर मतलब रूड होना, स्वीर मतलब रूड होना, ये वाला स्वीर, SWEAR, स्वीर मतलब रूड. कुछ वर्ड्स हैं ध्यान में रखने हैं. रेपुटेशन मतलब कि अपहोल्डिंग रेपुटेशन, कि जो वो थे अरम और मुराद, उन्होंने अपनी फैमिली की रेपुटेशन को अपहोल्ड रखा, उनकी फैमिली को प्राउड था कि वो ऑनेस्ट है. ठीक है, याद रखना ये वर्ड्स. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. नेक्स्ट इज़ द एड्रेस. द एड्रेस क्या है, बहुत प्यारी स्टोरी है. इसमें हम क्या करेक्टर्स की बात करते हैं, तो देखिए द एड्रेस में सबसे पहले हमारे कैरेक्टर्स आती हैं बेटा मिसेस एस,
ठीक है। उनकी बेटी होती हैं जिनका नाम क्या है, मार्गो मिंको, जो आपकी नरेटर भी हैं और आपकी स्टोरी भी उन्होंने लिखी गई है। तो मार्गो मिंको आती हैं मतलब इनकी मिसेस एस की डॉटर। उसके बाद एक आंटी आती हैं मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग बहुत डिसहार्टेड लेडी हैं ये। उसके बाद इनकी बेटी आती है जो इनके ऑपोजिट ही बिहेवियर की होती है। एड्रेस क्या है, एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखते हैं स्टोरी में क्या था। द स्टोरी, द एड्रेस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट एंड फॉलो वॉर, मतलब कि पोस्ट वॉर एंड प्री वॉर सिचुएशन इसमें बात की गई है। द स्टोरी नरेट हाउ अ डॉटर गोज टू हर नरेटिव प्लेस इन द हॉलैंड इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज़ नरेटेड दैट हाउ द प्रोटैगनिस्ट who was given a cold reception when she went to her native place and the war in search of her mother belongings. After ringing the bell of the house 46 Marconi Street, a woman opened the door. ऑन बीइंग, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। On being introduced, the woman kept staring at in the silence. There was no sign of recognition on her face. The woman was wearing the mother's green knitted cardigan. The narrator could understand that she had made no mistake. She asked the woman whether she knew her mother. The woman could not deny this. The narrator wanted to talk to her for some time, but the woman consciously closed the door and the narrator stopped here for some time and then left the place. अब क्या हुआ सुनो ध्यान से। द एड्रेस में एक लड़की की बात की गई है, एक लड़की जो कि मिसेस एस की डॉटर है। और मिसेस एस की क्या होती है, वॉर के बाद ना डेथ हो जाती है। और वॉर से पहले जो था, मिसेस एस ने अपना सामान, बहुत सुंदर सुंदर सामान मिसेस डॉर्लिंग को दिया था ताकि हम अगर रहें, ज़िंदा रहें तो हम ये सामान जो है वो ले जाएंगे। और उन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि ये एड्रेस है मार्कोनी स्ट्रीट 46, ये याद रखना। और जब डॉटर है, अब वो उसकी डॉटर की मदर नहीं रही, मतलब मिसेस एस की डेथ हो गई है ना, पोस्ट वॉर सिचुएशन है ये। तो अब मिसेस एस की डेथ हो गई है, तो उनकी जो बेटी है वो अपना सामान लेने के लिए कहाँ जाती है, मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। पहले तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा खोलती हैं, बिल्कुल चिंक सा दरवाज़ा खोलते हैं। चिंक मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद क्या करती हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने एक कार्डिगन डाला था। कार्डिगन क्या है, वुलन की स्वेटर डाल रखी थी जिस पे पीले रंग के बटन हो चुके थे, मतलब वुडन बटन थे, वो पीले हो चुके थे, वॉश नहीं किए होंगे शायद, तो इसीलिए पीले हो चुके थे। वो उसकी मदर की थी, किसकी, मिसेस एस की स्वेटर थी, इसलिए वो छुपा रही थी कि उसकी मतलब उसकी बेटी को पता ना चले। उसको पता था ये है कौन, पर वो उसे सर्चिंगली देखती है कि मैं उसे पहचान नहीं रही हूँ, ठीक है। वो शायद उसकी बिलोंगिंग्स को, वो उसके सामान को वापस नहीं करना चाहती थी शायद, इसीलिए, है ना। तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानती, बाद में कहीं आना, ठीक है। तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है और जो आपकी मार्को मिंको है वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, फिर चले जाती है। अब उससे पहले वो सोचती है कि नहीं मैं कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, पर जब उसने अपनी मदर की वो स्वेटर देखी उसे पता चला कि नहीं मैं सही एड्रेस पे ही आई हूँ, ठीक है। इट इज़ subsequent section, the memories of the narrator bygone days come to light. Her mother had provided the address years ago during the war. She went to the home few days. She could find the various things were missing. At the time of her mother told her about Mrs. Darling. She happened to be an old, ये इसका क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है वो पर्सन जिसे हम जानते हैं, बस उसका यही मतलब है इसका, ठीक है। द नरेटर्स मदर, द लेटरली शी हैड रीन्यूड कॉन्ट्रैक्ट विद हर एंड हैव बीन कमिंग हर रेगुलरली। कहते कि ये आपको थोड़ा बाद में बताती चलो। एवरी टाइम शी लेफ्ट हर हाउस एंड शी टुक समथिंग कुछ को कुछ लेके जाती थी, ठीक है। शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू सेव ऑल दीज नाइस पोजेशंस। द नेक्स्ट day, the narrator saw Mrs. Darling going out of their house in a heavy suitcase. She had a flittering glimpse of the Mrs. Darling face, and she asked her mother whether women live far away. At the time of the narrator mother about the address 46 Marconi Street, after many days of the war, the narrator was curious to record the possessions and went to that address with the intention she went to given address. देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी मदर ने उसे क्या बोला था
कि ये एड्रेस याद रखना। अब पहले वॉर से पहले जो प्री वॉर सिचुएशन थी उसमें क्या था कि जो आपकी मिसेस डॉर्लिंग है वो आती थी, काफ़ी हैवी हैवी सूटकेस भर के ले जाती थी, और उनकी ना जो बैग होती है उनकी बैग क्या थी, बहुत ब्रॉड थी, उनकी बेटी की बैग बहुत ब्रॉड थी, और उसके कारण ना उनकी ना बैग में चिंक आ गया था। इतने भारी सामान लेके जाती थी, इतने भारी वेसेस वगैरह भी लेके जाती थी, एंटीक्यूज़ लेके जाती थी, जिसके कारण उनकी बैग पे थोड़ी सी चिंक आ गया था, मतलब थोड़ी सी झुक गई थी जैसे, है ना, हैवी कुछ उठाओगे तो बैग झुकेगी ना। पर उसकी बेचारी मिसेस ऐसे सोचती थी कितनी अच्छी लेडी है, हमारा सामान बचा रही है, पर उसे क्या पता ऐसी लेडी उसका सामान वापस ही नहीं देगी, है ना। देखो, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर। अब लास्ट में जो है वो नरेटर का सेकेंड विजिट आता है, जब क्या करती हैं मार्गो मिंको दूसरी बार उसी मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं। वो बेल देती हैं, और बेल देने के बाद एक छोटी सी बच्ची आती है 15 साल की, 15 ईयर्स की एक बच्ची आती है, ये 18 लिखा गया, 15 ईयर्स की बच्ची आती है, वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है। उसका नेचर एकदम उल्टा होता है अपनी किससे, मदर से। वो कहती है कि आओ आओ अंदर आओ, वो उसे चेयर ऑफ़र करती है और बैठने को कहती है कि मैं अपनी मम्मी के लिए जो चाय है वो बना रही हूँ, टी बना रही हूँ, क्या मैं आपके लिए बनाऊँ, तो वो उसे कह देती है येस, है ना। तो वो उसके लिए मतलब थैंक यू बोलती है, थैंक यू का मतलब येस ही कहती है, फिर वो चाय बनाती है। अब जब वो आपकी मार्गो मिंको टेबल के पास जो ऊपर कपड़ा बिछाते हैं ना, टेबल क्लॉथ, उसके ऊपर हाथ फेरती है और पैटर्न को फॉलो करती है। वो देखती है कि एक बर्निंग मार्क होता है, क्या होता है, बर्निंग मार्क होता है जो उनके टेबल क्लॉथ पे था। इट मीन्स वहाँ से पता चलता है कि वो टेबल क्लॉथ भी उनका ही है। उसके बाद वो साइड पे रूम में देखती है, तो जो प्लेट्स मतलब डेकोरेशन के लिए हैंग की थी या ऐसे भी हैंग की थी, उसके बाद एक कैंडल वाला जो स्टैंड होता है वो भी था, वो भी उनका ही था, ठीक है, वो भी क्या था, उनका ही था, ठीक है। The narrator expressed his visit to her, and the girl accompanied her to the passage. The narrator saw old furnitured iron candle holder hanging next to the mirror. The girl made her sit in the living room. वो कहाँ पे बैठाती है, उसे लिविंग रूम में बैठाती है, and went inside, मतलब किचन में चले जाती है वो बच्ची। The narrator was horrified to find herself in the room which was did not know मतलब narrator जो है वो बहुत ज़्यादा horrify हो जाती है कि हर चीज़ उसी के बिलोंग कर रही है, हर चीज़ उसी का सामान है सारा, ठीक है। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडसेट ऑफ द फैमिलियर थिंग्स विच शी लॉन्ग टू सी अगेन, बट विद ट्रबल हर द स्ट्रेंज एटमोसफियर। कहते कि वो चीज़ें जो कि वो पहले से देखना चाहती थी, अब देखकर उसे कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि वो एटमोसफियर क्या है, डिफरेंट है। उसकी मदर भी नहीं है और उसका घर भी नहीं है, ये वाला, है ना। शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर, मतलब वो यहाँ वहाँ देख भी नहीं पा रही है, उसका मन नहीं कर रहा कि मैं सामान देखूँ, क्योंकि किसी मदर की बिलोंगिंग्स है, सो मम्मी की याद आएगी ना वो चीज़ें देख के। बट शी नो लॉन्गर हैड डिज़ायर टू पोजेस देम, और वो नहीं चाहती कि ये सारा सामान मैं लूँ, क्यों चाहेगी, है ना। होते ना कि अगर वो पर्सन ही नहीं रहा तो उसके सामान को आप करोगे भी क्या, ऐसे ही है ना। शी गॉट अप, वॉक टू द डोर एंड लेफ्ट टू द रूम वो जाती है, एंड रिजॉल्व टू फॉरगॉट द एड्रेस एंड मूव ऑन, और वो क्या करती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड वेरी इमोशनल स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए, मैं बोल रही हूँ सुनते जाना। कार्डिगन, कार्डिगन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, स्वेटर को ही कार्डिगन बोला है। उसके बाद एक वर्ड आता है बेटा जैम्प। जैम्प क्या होता है आपको मैं ध्यान से समझाऊंगी, देखो जैम्प होता क्या है, जैसे लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे 46 नंबर लिख रखा था, ठीक है, तो 46 लिख रखा था, और उसके जो स्टैंड होते हैं ना नंबर प्लेट का, बड़ा सा स्टैंड, आजकल तो छोटे छोटे होते हैं, बड़ा वाला स्टैंड जो होता है एकदम, वो वाला जो स्टैंड होता है, जैसे नो पार्किंग का स्टैंड होता है बड़ा सा, उसे बोलते हैं जैम्प, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जैम्प बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिंक, मतलब थोड़ा सा खोलना। डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत गुस्सड़ेल सा, है ना, अजीब सा। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। ये सारे किसके करेक्टर स्केच बताने लग गई, देखो डॉर्लिंग क्या थी, डिसरिस्पेक्टफुल थी, डिस्ट्रक्टिव थी, है ना, और बिल्कुल हॉस्टाइल नेचर की नहीं थी, जबकि उनकी बेटी थी, है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आते हैं वेसेस। वेसेस क्या होते हैं, फ्लावर पॉट में जो पोट को बोलते हैं वेसेस, है ना। वो मिसेस डॉर्लिंग आंटी की वेसेस ले जाती थी, और वो वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया है, ये वाला वर्ड, ठीक है। उसके बाद बे विंडो क्या होती है, बे विंडो वो विंडो होती है, आपके अगर चैप्टर पढ़ोगे तो ये वर्ड्स आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर समरी पढ़ लिए तो वेरी गुड, चैप्टर पढ़ रहे हो तब भी आपको वर्ड पता होने चाहिए, जब आप लिखोगे तो MCQs आ जाते हैं कई बार, है ना। तो बे विंडो क्या होती है, घर के बाहर को निकली हुई विंडो, उसे बोलते हैं बे विंडो, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट वर्ड आता है क्यूम्बरसम। क्यूम्बरसम मतलब जिसको उठाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हैंडल करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। टेस्टलेस वे में सारी चीज़ें अरेंज थी। जो नरेटर है ना वो बोलती हैं कि हर चीज़ वो टेस्टलेस वे में मतलब पुअर वे में अरेंज की हुई थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है बर्निंग टेबल क्लॉथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपने थीम के बारे में। थीम और मैसेज क्या है स्टोरी का? ट्रू वैल्यू are in emotional connections rather than in physical objects that open past wounds। याद रखना, जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं ना, हर एक की जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो हमारे इमोशनल कनेक्शन में होती है। कहाँ पे होती है? इमोशनल कनेक्शंस में होती हैं, ना कि हमारे किस में होती हैं, रेदर देन इन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, जो कि जिनको देख देख के हमें तो उल्टा याद आती है उस पर्सन की जिसको हमने लॉस्ट कर दिया, उसकी चीज़ देख के उल्टी याद आती है हमें, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन में वैल्यू होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू, ना कि फिजिकल ऑब्जेक्ट में होती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट से तो दुख ही पहुँचता है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ प्रोफाउंड लॉस्ट। अब इस पूरी स्टोरी से ना आपको मार्गो मिंको के नेचर से का क्या पता चलता है? डिस्पाइट ऑफ प्रोफाउंड लॉस्ट एंड सफरिंग, इट शोज द ह्यूमन स्पिरिट of Margot Minko that she has a capacity of resilience and ability to move on in the life। क्या पता चलता है कि इतनी सारी सेक्रीफाइसेस, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी उसका स्पिरिट ऐसा है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी और ये सारे पोजेसेस को यहीं पे रिजॉल्व कर दूँगी, मैं ऐसे ड्रेस को भूल जाऊँगी। यस, लॉस, मेमोरी, ये इमोशनल बेट्रॉयल थे उस टाइम पे आफ्टर मेक द वॉर, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज़ मदर्स डे। ये एक बहुत अच्छा प्ले है, बहुत मज़ेदार प्ले है, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर ये आप प्ले पढ़ते हो। द प्ले मदर डे इज़ अ ह्यूमरस टेक ऑन हाउ मदर are often taken to for granted by their families, and it highlight the change in the behavior when the families realize their worth। कहते कि इस प्ले में बहुत ह्यूमरस वे से लिखा गया प्ले है ये, जिसमें पता चलता है कि मम्मियों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, मदर्स की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, पर अगर मदर्स अपना बिहेवियर चेंज कर लें तो दे कैन डू एवरीथिंग। सो जो मदर्स हैं अगर वो अपनी आई पे आ जाए ना तो दे कैन चेंज द एटमोसफेयर ऑफ द हाउस। ये स्टोरी में बताया गया है, पूरे मतलब प्ले में बताया गया है। देखिए सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स कौन है? सबसे पहले आती है एनी पियर्सन, जो कि एक ऐसी मतलब लेडी है जिनको फैमिली में बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जो आता है वो कहता है मेरी चाय बनाओ, मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं किए, ठीक है, ऐसे करके बिहेव करता है उनके साथ। एंड बिल्कुल उन्हें मतलब फ्री नहीं रहने देते, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे में उनको ट्रीट करते हैं। मिसेस फिट्ज़gerald एक ऐसी लेडी है जिनको फॉर्च्यून टेलर है, मतलब कि वो फ्यूचर बता देती हैं। उन्होंने काला जादू, ब्लैक मैजिक सीख रखा है। वो सिगरेट एंड स्ट्रॉट मतलब ड्रिंक वगैरह करती हैं। ऐसी लेडी हैं जो कि फैमिली में जिनको रिस्पेक्ट भी मिलती है और बहुत ही चिल टाइप की लेडी हैं, ठीक है, कूल चिल टाइप की लेडी हैं ये। उसके बाद आता है डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन कौन है? डोरिस पियर्सन है किसकी बेटी? एनी पियर्सन की बेटी, जो कि चार्ल्स स्पेंस उनके साथ बाहर जाना चाहती थी। उसके बाद अपनी मम्मी को कहती है मेरी येलो सिल्क जो है मतलब मेरी येलो ड्रेस प्रेस कर दो, आयरन करो, और मम्मी कहती है कि मैं नहीं करूँगी। अब क्या होता है स्टोरी में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो उसके बाद क्या होता है? सिरिल पियर्सन। सिरिल पियर्सन उनका बेटा है जो कहता है कि मैं 8-8 घंटे काम करता हूँ। फिर उसकी जो मतलब मिसेस पियर्सन के अंदर किसकी आत्मा आ जाती है? मिसेस फिट्ज़gerald की आत्मा आ जाती है। जब वो पर्सनैलिटीज़ चेंज करती हैं तो जो वो क्या कहती हैं, तुम तो घोड़ों की जो रेस करते हो, आइस स्नो की रेस करते हो, उस पर पैसे वेस्ट करते हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं भी 8-8 घंटे काम करती हूँ, मेरा 8 घंटे का काम हो गया। मतलब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है ना, इसीलिए वो ऐसा बोलती है, ऐसे तो नहीं बोल सकती थी। चलो आगे क्या है? जॉर्ज पियर्सन, जो कि एक पॉम्पी ऑम्पी टाइप के हैं, ठीक है, जिनको क्लब में सारे देखकर हंसते हैं, वो इस टाइप के पर्सन हैं जॉर्ज पियर्सन, है ना। और वो किसके हस्बैंड है? ही इज़ हस्बैंड ऑफ एनी पियर्सन, ठीक है। वो चाय पीना नहीं चाहते पर अपनी पत्नी को कह रहे चाय बनानी होनी चाहिए थी, अगर मैंने पीनी हुई तो, ऐसे बोलते हैं। यस, और आगे पत्नी क्या बोलती है वो तो आपको पता ही है, पूरे प्ले में पता चल जाता है कि क्या है बुरा, है ना। तो ये पर्सनैलिटीज़ रिवर्स हो जाती हैं तो बिहेवियर में भी क्या होता है? चेंज आता है। द प्रॉब्लम सबसे पहले आती है एनी पियर्सन की फैमिली, है ना, उसे फॉर ग्रांटेड लेती हैं, उसे रूड करती हैं, उसे अप्रिशिएट तो करती ही नहीं है, एक्सपेक्ट
टू डू ऑल हर हाउस होल्ड वर्क विदाउट कंप्लेनिंग। उसका प्लान क्या था, जो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड है वो अनहैप्पी होती है एनी को देख के कि बेचारी का क्या हाल हो रहा है। वो कहती है कि हम पर्सनैलिटीज़ चेंज करते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ को क्या करते हैं, स्विच पर्सनैलिटीज़। ठीक है, एनी बिकम बोल्ड, एनी क्या हो जाती है, बोल्ड हो जाती है। ठीक है, एकदम मतलब बोल्ड टाइप की हो जाती है, पर जो आपकी फिट्ज़गेराल्ड है वो आपकी पियर्सन में आ जाती है, मतलब दोनों की पर्सनैलिटी रिवर्स हो जाती है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्विच होती है पर्सनैलिटी, उसके बाद जो फैमिली है पूरी वो मुश्किल में आ जाती है। वो जो आपकी मतलब पियर्सन के अंदर फिट्ज़गेराल्ड की आत्मा है वो उन्हें बैठने नहीं देती। वो कहती है कि चल मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो आराम से कार्ड खेलूँगी, स्टॉट लगाऊंगी, सिगरेट पीऊँगी, अपने मन से काम करूँगी, वीकेंड में मन करेगा तो काम करूँगी, है ना। तो इस तरह से सभी को उनकी सच्चाइयाँ बताती हैं कि जो जो डॉरिस है उसे कहती है कि जिसके तुम बाहर जा रही हो उसका तो वो फेस है, वो उसके तीत भी और तरह के, वो फुलिश है, वो स्टूपिड है। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें बोलती हैं। उसके बाद हमारे पास सिरिल को क्या बोलती हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। उसको बोलती हैं, जो क्लब के हस्बैंड को बोलती है जॉर्ज को, कि क्लब में तुम जाते हो, तुम्हें देख के तो वो हंसते हैं, यू आर अ स्टैंडिंग जोक फॉर देम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शी टेल हर डॉटर, क्या बोलती हैं, ठीक है, उसे रूड करती है और लास्ट में ये भी कहती है एक बार कि मैं तो थप्पड़ मारूंगी अब, है ना। शी टेल्स सिरिल दैट ही मूव ऑन टू द मतलब हाउस में से, शी पुट्स जॉर्ज मेकिंग रियलाइज दैट ही डिजर्व रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, एट फर्स्ट द फैमिली इज शॉक्ड बाय द एनी सडन चेंज इन द बिहेवियर, बट स्लोली दे बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ हार्ड शी वर्क्स फॉर डे एंड नाइट, शी डिजर्व्स appreciation, the promise to treat them better from them now। वो क्या कहते हैं कि हम अच्छे से बिहेव करेंगे, हमें पता चल गया कि आपकी क्या अहमियत है, उस मदर की, उस वाइफ की क्या अहमियत है, वो उन्हें पता चल जाती है। ठीक है, तो की लेसन्स क्या हैं इस चैप्टर में मिलते हैं, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। मदर्स दिन रात काम करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, सबसे पहले उठेंगे, सबसे लास्ट में सोएंगी, बट दे आर नेवर अप्रिशिएटेड, दे आर नेवर बी थैंकफुल बाय देयर चाइल्ड, है ना। ऐसा ही होता है, पर ये बहुत गलत है। यू मस्ट से थैंक यू, अगर खाना बनाए तो ये बोल दो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या चला जाएगा, है ना। तो यही सारी इसमें हमें लेसन्स मिलते हैं, लाइफ लेसन्स मिलते हैं चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि मतलब फैमिली बैलेंस में चलनी चाहिए, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए, एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक कमा रहा है, दूसरा घर संभाल रहा है, तो बाकियों को भी दोनों पार्ट्स में मदद करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि मिसेस फिट्ज़गेराल्ड बोल्डनेस हेल्प एनी टू चेंज द फैमिलीज बिहेवियर। अगर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड का बोल्ड बिहेवियर नहीं होता तो एनी का बिहेवियर, जो फैमिली है वो वैसी की वैसी ही रहती। क्लियर है। यूरोप से जो है उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा था, याद रखना। मदर्स आर, अब आपको थोड़े से वर्ड्स बताऊंगी जो आप अपने आंसर में लिखोगे तो आंसर आपका बहुत चांद लगा देगा, याद रखना। मदर्स आर इनविजिबल एंड अनवैल्यूएबल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ऑल, एक्नॉलेज्ड मदर सेक्रीफाइसेस एंड अनकंडीशन ऑफ द लव। अब देखो इसमें बात किसकी गई है, मदर सेक्रीफाइसेस की, हर अनकंडीशनेबल वर्ड, वी मस्ट एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू हर, है ना, एंड अप्रिशिएट्स हर वर्क एंड एफर्ट्स टू, नॉट ऑन जस्ट स्पेसिफिक ओकेजन, है ना। ये थोड़ा मदर्स डे में ही, अब मदर्स डे क्या है कि मिसेस जो आपकी एनी पर्सन है उसका जो मदर्स डे है वो उसी दिन हुआ था, उसकी अहमियत तब उसी दिन समझ में आई थी सभी को। यस, उसके बाद आता है लॉन्ग अवेटेड मदर डे था उसका, ये लॉन्ग अवेटेड मदर डे है। कुछ वर्ड है जैसे ओब्लीग्ड, मतलब आभारी, जो मिसेस एनी पर्सन थी वो ओब्लीग्ड है किसके, आभारी है किसको, फिट्ज़गेराल्ड को, ओब्लीग्ड। फॉर्च्यून टेलर मतलब फ्यूचर बताने वाली, ठीक है। एस्टॉन्डेड मतलब ASTOUNDED, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस, एस्टॉन्डेड का मतलब होता है बच्चा हैरान, वो चक्का कर देना, एकदम से हैरान कर देना, इट इज़ एस्टॉन्डेड। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है इंसेसिव। इंसेसिव मतलब चिल, बिल्कुल चिल रहने वाला पर्सन, इंसेसिव। ठीक है, इंसेसिव, चिल, क्लियर। उसके बाद एस्टॉन्ड, इंसेसिव, उसके बाद हाफ विटेड एंड बल्क टीथ। वो किसको बोला था, हाफ विटेड एंड बल्क टीथ, आपके चार्ल्स स्पेंस को बोला गया था। चार्ल्स स्पेंस कौन था, जिसके साथ डॉरिस ने बाहर जाना था। ठीक है, कौन से करेक्टर्स हैं, चार्ल्स स्पेंस, सिरिल, डॉरिस, जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन एंड आपकी मिसेस फिट्ज़गेराल्ड। ठीक है, बच्चे फिट्ज़गेराल्ड के स्पेलिंग गलत लिखाते तो वो याद रखना स्पेलिंग क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, नहीं तो एक बार, आई डोंट नो कि यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, लिखे तो होने चाहिए, यहाँ पे लिखे हैं ये
फिट्जगेराल्ड, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपको पॉम्पी ओम्पी याद रखना है। एक वर्ड आएगा ब्लबरिंग। क्या होता है ब्लबरिंग होता है बच्चा बच्चों की तरह रोना, ठीक है, आवाज़ें निकाल के बच्चों की तरह रोना। तो वो डोरिस जो है बच्चों की तरह रोने लग पड़ती है, ठीक है, 20s में थी उसकी एज। उसके बाद आता है ग्रे हाउस रेसेस और डर्ट ट्रैक्स, आइस शोज़, ये सारे वही हैं जो कि सिरिल जहाँ जाता था, जहाँ पे वो फिट्जगेराल्ड बोलती है, मतलब पियर्सन बोलती हैं कि ये सारे पैसे वेस्ट कर रही हो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो थी वो बहुत केयरिंग थी, आपकी डॉक्साइल नेचर की थी, सॉफ्ट हार्टेड थी, टिमिड थी। मिसेस फिट्जगेराल्ड डॉन्टिंग थी, कमांडिंग थी, अथॉरिटेटिव थी, अग्रेसिव थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर बोल्ड बिहेवियर एनी पियर्सन का जो फैमिली है वो पूरी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, उनको सबक मिल पाता है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल चैप्टर जो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपकी हाफ ईयरलीज में यही 3 चैप्टर आने चाहिए वैसे तो आपके स्नैपशॉट में से। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चा वो है हमारे पास पोम्स की, जिसमें मैं आपको 3 पोम्स कवर कराऊंगी। ध्यान से सुन लो, 3 पोम्स कवर कराने वाली हूँ। वॉइस ऑफ रेन, लेबर्नम टॉप और आपकी फर्स्ट पोम इज़ फोटोग्राफ। ये तीनों पोम्स हम कवर करेंगे, यस। और उसके अगले पार्ट में देन 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया। आधे घंटे में तीनों चैप्टर आपके एकदम सॉर्टेड हो गए हैं विद इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैसेज, थीम। थैंक यू फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।